नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में G20 देशों के C20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्रियाशील लोकतंत्र के लिए मजबूत और प्रबुद्ध नागरिक समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु। अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राजमार्ग पर यातायात प्रभावित। चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते और बारबाडोस में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम-श्री योजना के अंतर्गत 6,207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनूदित शिक्षा कौशल पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्र का भाग्य बदल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश की शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का विश्लेषण भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर हो रहा है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। श्री मोदी ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का सपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये नीति समावेशी है और भारतीय संस्कृति को मान्यता देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए मजबूत और प्रबुद्ध नागरिक समाज आवश्यक है। श्री सिंह ने आज जयपुर में G20 देशों के C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। एक रिपोर्ट। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज नागरिकों को चुनावी राजनीति के प्रतिकूल क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में विचार विमर्श और सहकारी प्रयासों में शामिल होने में सक्षम बनाता है। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और पर्यावरण ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार और नागरिक संगठनों ने मिलकर काम किया है और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सम्मेलन की अध्यक्षता आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी ने की। कार्यक्रम में देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 700 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 3 दिन के कार्यक्रम में 5 सत्रों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु में कृष्णागिरी जिले के पशायापट्टी में पटाखों के कारखानों में हुए धमाके में 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस विस्फोट में कई अन्य घायल भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान में अनेक अवसर मिले हैं। श्री शाह ने आज तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में एक पुस्तक मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अंतरिक्ष क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना साकार होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की। बीएल संतोष को संगठन का प्रभारी बनाया गया है। इसमें 13 सचिव, 13 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के 21 सांसदों और अन्य 4 सदस्यों का एक दल आज इम्फाल पहुंचा। इस दल ने आज चूड़ा चांदपुर जिले का दौरा किया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राहत शिविरों में रहने वाले और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। दल ने बिष्णुपुर और पश्चिमी इम्फाल जिलों का दौरा कर राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित लोगों से संवाद किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्षी दल मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता यदि मणिपुर जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं तो इन दलों को अपने प्रतिनिधिमंडल वहां भी भेजना चाहिए जहां हाल के दिनों में अत्याचार के मामले बढ़े हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट पैंगीन राजमार्ग पर कई जगह पर चट्टानों के खिसकने और भूस्खलन के कारण कल से यातायात बाधित है। सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट पैंगीन राजमार्ग पर यात्रा न करने का परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी सियांग जिले और दिबांग घाटी के लिए कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी को जम्मू संभाग से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पोशाना क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला वैकल्पिक राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आज मुहर्रम है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन के बलिदान की याद में ये दिन मनाया जाता है। आज के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का साहस, न्याय और आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है। भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने आज एक रिपोर्ट जारी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में विश्व में बाघों की कुल संख्या की लगभग 75% संख्या भारत में है। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पाई गई है, जिनकी संख्या 785 है। वहीं कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाघ अभयारण्य के भीतर बाघों की संख्या सबसे अधिक 260 कॉर्बेट में है। इसके बाद बांदीपुर में 150 और नागरहोल में 141 बाघ हैं। वहीं विभिन्न बाघ अभयारण्यों में संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि 35% बाघ अभयारण्यों को तत्काल सुरक्षा उपायों की जरूरत है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच बारबाडोस में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 24 ओवर में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चीन के चेंगडू में कल बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुए। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। निशानेबाजी में मनु भाकर, एल्लावेलिन वल्लारिवन और भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में G20 देशों की C20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्रियाशील लोकतंत्र के लिए मजबूत और प्रबुद्ध नागरिक समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु। अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राजमार्ग पर यातायात प्रभावित। और चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।